तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग एनसीईआरटी संस्कृत की व्याकरण विधि जो कक्षा 10 में चलती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो व्याकरण विधि के अंतर्गत जो प्रकरण है वह है समास। समास परिचय के अंतर्गत है। पहली फाइल में हम लोगों ने इस समास की भूमिका और अव्ययी भाव समास के विषय में पढ़ लिया है। अव्ययी भाव समास के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि जहाँ पूर्व पद की प्रधानता होती है और जहाँ पूर्व पद अव्यय हुआ करता है, वहीं दोनों पद जब मिलते हैं, पूर्व और उत्तर पद जब मिल जाते हैं तब समास हुआ करता है। तो जो समस्त पद निष्पन्न होकर आता है वह अव्यय हो जाता है, इसी कारण उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव होने का अभिप्राय है कि उसके शब्द रूप नहीं चलेंगे। तो अव्ययी भाव के विषय में हम लोगों ने ये पढ़ा। इसके पश्चात ये तत्पुरुष समास आ रहा है। तो तत्पुरुष ये दूसरा भेद है। समास प्रकरण जो इस निर्धारित पाठ्यक्रम में आ रहा है वह ये दूसरा भेद है, उसी के अंतर्गत ये दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है? तो तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद की प्रधानता हुआ करती है। इसको ऐसे अंडरलाइन करके रखना है। तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि समास दो पदों में हुआ करता है, एक पूर्व पद हो गया, एक उत्तर पद हो गया। पूर्व पद उत्तर पद को मिलाकर जब उनकी विभक्ति का लोप करके एक पद बना दिया जाता है तब उसको समास कहा जाता है। तो समास सदैव पदों में हुआ करता है और संधि सदैव वर्णों में हुआ करती है। यही भेद है संधि और समास में। संधि में वर्णों का मेल हुआ करता है। वर्णों, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। और दो निकटवर्ती पदों के मेल से उनकी विभक्तियों को लोप करके जो पद निर्मित होता है, जो नया पद बनता है, उसी को समस्त पद कहते हैं। तो इसी को समास कहते हैं। समास पदों में होगा और संधि वर्णों में होगी। इसके विषय में हमेशा हम लोगों को क्लियर रहना चाहिए। तो तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है? इसमें उत्तर पद की, प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है। प्रायः क्यों कहा है? क्योंकि इस नियम का कहीं कहीं अपवाद भी मिला करता है, किंतु हम लोगों की जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है उस विषय में हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है कि इसमें प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब इसके पश्चात कहा जा रहा है कि इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके नीचे हम लोग समझेंगे। कहीं कहीं दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। तो ऐसे पद जहाँ पे आ रहे हैं उनको हाईलाइट करके रखना है हम लोगों को। तो इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। ये हो गया एक पद, ऐसे ही इसको हाईलाइट करके रखिए। फिर कह रहा है कि कहीं कहीं दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। अब यही चीज़ यहाँ पर की पॉइंट है। इस लाइन में जहाँ पे अंडरलाइन किया है कि इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, तो जहाँ पे अलग अलग विभक्तियां होती हैं उसको क्या कहेंगे? व्यधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। व्यधिकरण, इसको व्यधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। क्यों व्यधिकरण तत्पुरुष कहा जा रहा है? क्योंकि जो दो पद मिले मिले होते हैं, यहाँ पे जब मिलकर एक पद बनाते हैं तो दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग हुआ करती हैं। एक विभक्ति में दोनों पद नहीं हुआ करते। हम लोगों ने पढ़ा है, अभी 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 चर्चा की कि समास सदैव दो पदों में हुआ करता है। एक पूर्व पद होता है, एक पूर्व पद विद्यमान रहता है, एक उत्तर पद। जब दोनों पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर एक ज्वाइंट करके और पूर्व पद की विभक्ति का लोप कर दिया जाता है, तब जो समस्त पद निर्धारित होता है तो उसकी प्रकृति के अनुसार उसको नाम दिया जाता है कि तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव है कि बहुब्रीहि है कि क्या बनेगा, तब उसको कैटेगराइज किया जाता है। किंतु समान रूप से नियम यही है कि समास सदैव दो पदों में हुआ करता है और संधि सदैव दो वर्णों में होती है। तो यहाँ पे व्यधिकरण तत्पुरुष कहने का अभिप्राय है कि जब दो पद मिलेंगे, एक पूर्व पद आके मिलेगा, एक उत्तर पद आके मिलेगा, तो दोनों पदों की विभक्तियां समान नहीं होगी। पूर्व पद की कोई और विभक्ति होगी और उत्तर पद की कोई और विभक्ति होगी। तो जब समास बनाएंगे तो पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके तब समास वहाँ पर बनेगा। तो दोनों पदों की विभक्तियां समान न होने के कारण इस समास को व्यधिकरण तत्पुरुष नाम दे दिया जाता है। यहाँ अंडरलाइन करने का यही अभिप्राय है कि जहाँ पे दोनों पदों की पूर्व पद और उत्तर पद की विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं उसी को व्यधिकरण कहा जाता है। अर्थात जिनका अधिकरण समान नहीं है, जिनका अधिकरण समान नहीं, इसको ऐसे समझेंगे जैसे दो व्यक्ति हैं, कोई दो व्यक्ति हैं जैसे राम और लक्ष्मण हैं और वो एक ही आसन पे, जैसे टिपाई रूपी कोई ऐसे या फिर कोई लकड़ी का पट्टा रखा है और उसी पे दोनों भाई बैठे हैं, या फिर कोई लकड़ी का लंबा सा पीढ़ा है उसी पे दोनों भाई बैठे हैं। तो जो दोनों भाई बैठे हैं एक ही पीढ़े पे बैठे हैं, लंबा सा पीढ़ा है और दोनों पीढ़े पर दोनों भाई एक साथ बैठे हैं,
एक ही पीढ़े में कोई खंड नहीं हुआ है कि एक पीढ़ा अलग है, एक पीढ़ा अलग है। राम अलग पीढ़े पे बैठे हैं, लक्ष्मण अलग पीढ़े पे बैठे हैं। तो दोनों जन एक ही पीढ़े पे, लंबा सा पीढ़ा है, उसी पीढ़े पे बैठे हैं दोनों भाई। तब क्या कहा जाएगा कि दोनों भाइयों का जो अधिकरण है अर्थात जो पीढ़ा है वो समान है, वो समान है, उसमें विभाग नहीं हुआ है, तो इसी को अधिकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राम लक्ष्मण बैठे हैं, एक ही आसन पे बैठे हैं, तो उसको कहा जाएगा कि इनका अधिकरण समान है। इसके संदर्भ में ऐसे ही समझेंगे। तो जब दो पद हम लोगों ने पढ़ा कि दो पदों के मिलने से समास हुआ करता है, तो दो पदों में अर्थात पूर्व पद उत्तर पद में जब विभक्तियां अलग अलग हुआ करती हैं तब उसी को व्यधिकरण कहेंगे। और जब विभक्तियां समान होंगी, पूर्व पद में भी समान विभक्ति आ रही है, जैसे पूर्व पद में भी प्रथमा विभक्ति आ रही है और दूसरे पद में भी प्रथमा विभक्ति आ रही है, तब उसको क्या कहेंगे? तब उसको समान विभक्ति या समानाधिकरण कहेंगे। जो समानाधिकरण होता है वही जाके कर्मधारय हो जाता है। इसी कारण तत्पुरुष के पहले दो भेद होते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। जो समानाधिकरण तत्पुरुष है वही जाके कर्मधारय हो जाता है, और जो व्यधिकरण तत्पुरुष है वही जाके फिर तत्पुरुष समास बनता है। फिर तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद जाके फिर द्विगु हो जाता है। तो पहले इसके दो भेद होंगे, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। फिर समानाधिकरण तत्पुरुष के ही जाके भेद हो जाएंगे द्विगु। तो इस विषय में हम लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। ये समास है तो इसके पहले दो भेद होंगे, ऐसे ही समझ लेते हैं। समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष इसको कहेंगे। ये बेहद ही काम का है। बोर्ड परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तब भी, और आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा दे रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ही नॉलेजफुल ये इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा भेद है इसका, ये पहला भेद हो गया, और दूसरा भेद हो गया व्यधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष। तो व्यधिकरण में क्या होगा? दोनों की विभक्तियां समान नहीं होंगी। यहाँ क्या होगा? दोनों की विभक्ति समान होगी। पूर्व पद और उत्तर पद मिलके समास बनते हैं, तो जब जहाँ पर समान विभक्ति होगी उसी को समानाधिकरण कहेंगे। जो समानाधिकरण तत्पुरुष है वही कर्मधारय हो जाता है, तो इसको कर्मधारय भी कहते हैं। आप इसको कर्मधारय बोलिए, यही कर्मधारय है। समास का जो कर्मधारय भेद हुआ करता है यही समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहा जाता है। इसी कर्मधारय का भेद फिर द्विगु हो जाता है। जो द्विगु समास हुआ करता है इसी कर्मधारय का भेद हो जाता है। और व्यधिकरण तत्पुरुष में क्या हुआ करता है? दोनों की विभक्तियां समान नहीं होती। जहाँ पे विभक्ति समान न हो, विभक्ति समान न हो, उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं और कहीं कहीं दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। जो समान विभक्ति हो जाएगी वही समानाधिकरण तत्पुरुष कहेंगे, वही कर्मधारय हो जाएगा। और जो व्यधिकरण तत्पुरुष है उसी को फिर तत्पुरुष समास कहा जाता है। तब पूर्व पद यहाँ पे फिर कहते हैं, तब पूर्व पद की विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। अब इसके ये बाद की प्रक्रिया है। जब पूर्व पद उत्तर पद मिलेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि दो पदों में समास हुआ करता है, और समास बनाने के लिए क्या आवश्यक है कि जो पूर्व पद आ रहा है उसमें जो भी अलग विभक्ति है, यदि समान विभक्ति है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूर्व पद में भी द्वितीय आ रही है और उत्तर पद में भी द्वितीय आ रही है तब समास बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। समास बनाने में भी तब भी वहाँ पे विभक्ति का लोप करना ही करना है। पूर्व पद की विभक्ति का लोप करना ही पड़ेगा, चाहे विभक्ति समान आ रही हो चाहे न आ रही हो। तो समास बनाने के लिए दो पदों का मेल आवश्यक है और पूर्व पद की विभक्ति का लोप भी आवश्यक है। तो तब पूर्व पद की विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। अब फिर कह रहे हैं कि द्वितीया से सप्तमी तक है। द्वितीया से सप्तमी विभक्ति का लोप करके जो समस्त पद बनते हैं उन्हें व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। यही यहाँ पे कहा जा रहा है। ये जो व्यधिकरण तत्पुरुष है ये कहाँ से हुआ करता है? द्वितीया से लेकर सप्तमी तक। और ये समानाधिकरण तत्पुरुष जो है कर्मधारय, ये कहाँ होता है? सिर्फ प्रथमा विभक्ति में। ये सिर्फ प्रथमा विभक्ति में ही हुआ करता है। ये भी की पॉइंट है। तो इस की पॉइंट को ऐसे लिख लें। इसके पश्चात यहाँ पे अब इसके उदाहरण आ रहे हैं। ये किसके उदाहरण है? व्यधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है। कर्मधारय के विषय में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये सारे उदाहरण जो आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष आ रहा है, यहाँ तृतीय आ रहा है, यहाँ चतुर्थी आ रहा है, यहाँ पंचमी आ रहा है। तो ये सारे उदाहरण जितने आ रहे हैं सब व्यधिकरण तत्पुरुष के ही उदाहरण है। तो उदाहरण आप पढ़ लेते हैं। तो जैसे शरणम आगतः, शरणागतः, यहाँ पे देखिए शरणम क्या है? द्वितीय एक वचन में बन रहा है, और आगतः क्या है? प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति में है। अब जब इनको
एक दो पदों के मिलने से समास होता है, तो जब इन दोनों पदों को मिलाएंगे तो दो पदों को मिलने के लिए आवश्यक है कि पहले वाले पद की विभक्ति का लोप कर दिया जाए, तभी समस्त पद बनेगा। तो पहले वाले पहले वाले पद की विभक्ति का द्वितीय विभक्ति का लोप कर दिया तो बना शरणागतः। बाकी ये इसको लोप कर देंगे, विभक्ति का लोप करेंगे, बाकी जो संधि नियम आ रहे हैं उनके अंतर्गत उन संधि नियमों को भी लगाएंगे, तब ये बनेगा शरणागतः। शरणम प्राप्त है, यहाँ भी क्या है, यहाँ द्वितीय विभक्ति द्वितीय एकवचन आ रहा है, जब इस विभक्ति का लोप करेंगे तो बनेगा शरण प्राप्त है। सुखम प्राप्त, यहाँ भी द्वितीय एकवचन आ रहा है सुखम में, पूर्व पद में, इसको पूर्व पद कहते हैं, इसको उत्तर पद कहते हैं, ये भी एकदम क्लियर रहिए। समास में दो पदों का मेल हुआ करता है, और ये पूर्व पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, इसको पूर्व पद कहेंगे, इसको उत्तर पद कह देंगे। और तत्पुरुष समास है तो इसमें प्रधानता किसकी होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके पहले वाला जो समास हम लोगों ने अव्ययी भाव पढ़ा उसमें क्या था, उसमें पूर्व पद की प्रधानता थी। तो ये हो गया द्वितीय तत्व। ये सारे ये तीनों उदाहरण द्वितीय तत्पुरुष के हैं। जितने उदाहरण आ रहे हैं जिस जिस विभक्ति के, उनको याद कर लेना है। अब द्वितीय विभक्ति के 3 उदाहरण आ रहे हैं, तो तीनों को याद किए रहना है आप लोगों को। अब इसके पश्चात तृतीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति के उदाहरण आ रहे हैं। पितृ पित्रा पितृभ्यम, पित्रा पितृ, जब तृतीय एकवचन में इसका शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा पित्रा। ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। पिता पितरो पितरः पितरम पिता पितरो पितरः पितरम पितरो पितृ पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, इसका शब्द रूप इस प्रकार चलेगा। तो पित्रा ये क्या है, तृतीय एकवचन में है, और युक्तः क्या है, युक्तः प्रथमांत है। जब दोनों पदों को मिलाएंगे तो इस पित्रा की तृतीय विभक्ति का लोप कर देंगे, बनेगा पितृयुक्तः। सर्पेण दृष्टा, यहाँ भी तृतीय एकवचन बन रहा है, ये अकारांत शब्द है, इसका शब्द रूप चलाएंगे तो सर्पः सर्पौ सर्पाः सर्पम सर्पौ सर्पान् सर्पेण सर्पाभ्याम सर्पई, सर्पेण आया ना, तो ये तृतीय एकवचन में है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तृतीय एकवचन में बना है। तो सर्पेण दष्टः, दष्टः में जब इन दोनों पदों को मिलाएंगे तो क्या करना होगा, इस विभक्ति का लोप, ये जो तृतीय विभक्ति का चिन्ह आ रहा है इस विभक्ति का लोप कर देंगे, बनेगा सर्पदष्टः। फिर शरण विद्ध, उसी प्रकार यहाँ भी विभक्ति का लोप करके बनाएंगे तो बनेगा शरविद्धः। अग्निना दग्धः, अग्निना क्या है, अग्नि इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। अग्नि जैसे मति मत्यो मत्य मति मत्यो मति मत्या मतिभ्या मत्या अग्निना, तो यहाँ पे तृतीय अग्नि, अग्नि इकारांत, ह्रस्व इकार आ रहा है तो इकारांत स्त्रीलिंग कहेंगे इसको। तो अग्निना तृतीय एकवचन में, ये इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, तृतीय एकवचन में बन रहा है। तो जब इन दोनों शब्दों को पदों को जोड़ेंगे तो अग्निना की जो तृतीय विभक्ति आ रही है इस विभक्ति का लोप कर देंगे, बनेगा अग्निदग्धः। अब धनेन हीनः विभक्ति का लोप करेंगे, तृतीय विभक्ति का लोप करेंगे धनेन का, धनेन की तृतीय एकवचन का लोप कर देंगे तो बनेगा धनहीनः। विद्याहीनः, विद्या क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, तृतीय एकवचन में बना है, तो जब विभक्ति का लोप करेंगे तो बनेगा विद्याहीनः। ऐसे ही इनके विषय में समझना चाहिए। अब भूताय बलि क्या है, भूताय ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, भूतः भूतौ भूताः भूतम भूतौ भूतान भूतेन भूताभ्याम भूतैः है। भूताय, भूताय क्या है, चतुर्थी एकवचन में, पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है और चतुर्थी एकवचन में बना है। तो जब दोनों पदों को जोड़ेंगे तो विभक्ति का लोप कर देंगे तो बनेगा भूत बलिः। दानाय, दानाय पात्रम, तो यहाँ भी जो चतुर्थी विभक्ति आ रही है, दानाय दानम है तो दानम ये नपुंसक लिंग बनेगा। नपुंसक लिंग एक नपुंसक लिंग है, किंतु नपुंसक लिंग के जितने भी शब्द होते हैं प्रथमा और द्वितीया को छोड़कर बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक उनके शब्दरूप पुल्लिंगवत चला करते हैं, इसलिए ये चतुर्थी में बन रहा है तो ये पुल्लिंगवत बन रहा है यद्यपि ये नपुंसक लिंग का शब्द, किंतु यहाँ पर पुल्लिंगवत बन रहा है। चतुर्थी एकवचन में ये है तो पुल्लिंगवत इसका शब्दरूप चल रहा है। तो यह चतुर्थी जब दोनों पदों को मिलाएंगे, दानाय और पात्रम को मिलाएंगे तो विभक्ति का लोप कर देंगे। चतुर्थी विभक्ति जो यहाँ आ रही है दानम में, इसका लोप कर देंगे तो बनेगा दान पात्रम। अब इसको बोलेंगे तो यही कहेंगे, दान के लिए पात्र, बोलेंगे वही जब समस्त पद जो आएगा निर्मित होके बन के, उसको जब बोलेंगे तो समास के साथ ही बोलेंगे। समास जो उसका विभक्ति चिन्ह रहेगा उस विभक्ति चिन्ह के साथ ही बोलेंगे। भूत बलि तो कहेंगे भूत के लिए बलि, दान के लिए पात्र, और खंभे के लिए लकड़ी, दारू का अभिप्राय है लकड़ी, तो युपाय दारू, स्तंभ, यूप का अभिप्राय है स्तंभ, युपाय दारू, यहाँ भी चतुर्थी एकवचन बना, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी एकवचन में आ रहा है, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा यूपदारू। यूपदारू अर्थात स्तंभ के लिए, यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी। और स्नानाय इदम, स्नानार्थम, स्नानाय क्या है, स्नान के लिए, नहाने के लिए। तो जब दोनों पदों को मिलाएंगे विभक्ति का लोप कर देंगे तो बनेगा स्नानार्थम, तो इसका अभिप्राय निकलेगा स्नान के लिए।
तस्मै इदम तदर्थम, जब विभक्ति का लोप करके मिलाएंगे तो बनेगा तदर्थम। तो इसका अभिप्राय है इसके लिए। तो ये हो गया सारी चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण हो गया। चतुर्थी तत्पुरुष, इसको चतुर्थी तत्पुरुष कहेंगे, इसको द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे, इसको तृतीय तत्पुरुष कहेंगे। ऐसे ही जो विभक्ति आएगी उसी विभक्ति का नाम लेके तत्पुरुष लगा देंगे तो हो जाएगा व्यधिकरण तत्पुरुष का अभिप्राय निकलेगा। अब पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है चौरात भयम, चौर भयम। चौरात क्या है? चौरा पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जब इसका पंचमी में रूप चलाएंगे तो बनेगा रामात, जैसे रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, वैसे ही चौरात चौराभ्याम चौरेभ्यः। तो ये चौरात है पंचमी एक वचन में बन रहा है। जब दोनों पदों को मिलाएंगे तो बनेगा चौर भयम। रोगात मुक्तः, तो रोगात क्या है? पंचमी एक वचन में अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पंचमी एक वचन में बना है। जब दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा, विभक्ति का लोप कर देंगे, रोगात की पंचमी विभक्ति का जो चिन्ह आ रहा है इस चिन्ह का लोप कर देंगे तो बनेगा रोग मुक्तः। तो इसका अभिप्राय है रोग से मुक्त। बोलेंगे विभक्ति के चिन्ह सहित ही बोलेंगे। उस समस्त पद का जब उच्चारण करेंगे तो विभक्ति के चिन्ह के साथ ही बोलेंगे, किंतु उनको लिखेंगे तो विभक्ति का लोप कर देंगे। यही नियम है समास में। अब अश्वात पतितः, तो अश्वात क्या है? अश्व पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसका पंचमी में शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा अश्वात। अश्वात पतितः का अभिप्राय है अश्व से गिरा, अश्व से गिरा। तो जब इसकी अश्वात की विभक्ति का लोप करेंगे तो बनेगा अश्वपतितः। इसका अभिप्राय निकलेगा अश्व से गिरा, घोड़े से गिरा या घोड़े से गिरा हुआ कहेंगे। अब स्वर्गात पतितः, स्वर्ग पतितः विभक्ति का लोप करेंगे, स्वर्गात की पंचमी विभक्ति का लोप करेंगे तो बनेगा स्वर्ग पतितः। तो इसका अभिप्राय निकलेगा स्वर्ग से गिरा हुआ। सिंहात भीतः, तो इसका अभिप्राय है सिंह से डरा हुआ। पंचमी भय भीत भी इत्यादि में पंचमी विभक्ति आया करती है। जहाँ पे डरने का भाव आए वहाँ पे पंचमी विभक्ति लगा करती है। तो ये पंचमी विभक्ति पंचमी तत्पुरुष के अभिप्राय हो गए या फिर इनके उदाहरण हो गए। इसके पश्चात षष्ठी सप्तमी भी हम लोगों को पढ़ना है। षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष और नैया तत्पुरुष के उदाहरण भी पढ़ने हैं, तो पढ़ लेते हैं। पंचमी तत्पुरुष तक के उदाहरण हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब ये षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष और नैया तत्पुरुष के उदाहरण हैं, इनको पढ़ लेते हैं। तो राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः में क्या है? ये नकारांत शब्द है और षष्ठी एक वचन में आ रहा है। पुरुष, पुरुषः क्या है? प्रथमांत है। तो दोनों में दोनों पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पूर्व पद की विभक्ति अलग है, उत्तर पद की विभक्ति अलग है। जब दोनों पदों को मिलाएंगे तो पूर्व पद की विभक्ति का लोप कर देंगे और उत्तर पद की विभक्ति वही रहेगी। तो जब दोनों पद मिलके समस्त पद बने तो विभक्ति का लोप हो गया, बना राजपुरुषः। उत्तर पद की विभक्ति को वैसे ही रखेंगे, पूर्व पद की विभक्ति का लोप किया जाता है सदैव समास में। दो पदों के मेल से समास बनता है और पूर्व पद की विभक्ति का लोप किया जाता है। देवानाम पति है, देवपति है। यहाँ क्या है? यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन है। तो जब ये समस्त पद बनेगा तो षष्ठी तत्पुरुष इसको बोलेंगे। पूर्व वाले पद में षष्ठी तत्पुरुष आ रहा है और उत्तर वाले पद में इकारांत पुल्लिंग शब्द आ रहा है। इकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन आ रहा है, यहाँ प्रथमा एक वचन आ रहा है, यहाँ षष्ठी बहुवचन आ रहा है। तो देवानाम पति ही, जब दोनों पदों को मिलाएंगे तो देवानाम पति षष्ठी बहुवचन जो आ रहा है, ये विभक्ति षष्ठी बहुवचन का लोप कर देंगे, बनेगा देवपति ही। तो नराणाम पति ही, यहाँ भी षष्ठी बहुवचन आ रहा है और पति में इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति आ रही है। इकारांत है, प्रथमा विभक्ति आ रही है इसमें, और ये अकारांत है, इसमें षष्ठी बहुवचन आ रहा है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो षष्ठी बहुवचन का लोप कर देंगे, बनेगा नरपति ही। देवस्य पूजा, यहाँ पे षष्ठी एक वचन है और पूजा में प्रथमांत है, पूजा प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति एक वचन आ रहा है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो षष्ठी विभक्ति का लोप कर देंगे, बनेगा देव पूजा। सुखस्य भोगः, सुखस्य में क्या है? षष्ठी एक वचन आ रहा है, पुल्लिंग शब्द है ये, और भोगः भी ये षष्ठी एक वचन में है और ये प्रथमा एक वचन में है। ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। जब दोनों को मिलाएंगे तो षष्ठी एक वचन जो आ रहा है विभक्ति, उस विभक्ति का लोप कर देंगे, बनेगा सुख भोगः। ये 5 उदाहरण आ रहे हैं षष्ठी तत्पुरुष के। इसके पश्चात सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष में युद्धे निपुण है। युद्धे में क्या है? सप्तमी एक वचन आ रहा है, युद्ध पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी एक वचन में आ रहा है, और निपुण जो है प्रथमा एक वचन में आ रहा है, पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन में आ रहा है। जब दोनों को मिलाएंगे तो सप्तमी विभक्ति का लोप कर देंगे और बनेगा युद्ध निपुण है, युद्ध में निपुण। जब इनको इन समस्त पदों का उच्चारण करेंगे, इनको बोलेंगे तो इनको विभक्ति चिन्ह के साथ ही बोलेंगे।
युद्ध निपुण को कहेंगे युद्ध में निपुण। युद्ध में निपुण कह दिया तो सप्तमी विभक्ति आ गई। इस पूर्व पद की विभक्ति का उच्चारण हमने बोलते समय कर दिया, किंतु जब यहाँ पे इन पदों को मिलाएंगे तो विभक्ति का लोप कर देंगे। बोलने में उनका व्यवहार करेंगे, विभक्ति को बताएंगे, किंतु जब समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप करेंगे। यही नियम है। तो कार्य कुशलः, कार्य क्या है? कार्य कुशलः ये सप्तमी एक वचन में आ रहा है, कुशलः प्रथमा एक वचन में आ रहा है, पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में आ रहा है। कार्यम नपुंसक लिंग का शब्द है, सप्तमी एक वचन में आ रहा है। दोनों पदों को मिलाया तो विभक्ति का लोप कर दिया, बना कार्य कुशलः। शास्त्र निपुण, शास्त्र में क्या है? सप्तमी एक वचन आ रहा है, प्रवीणः में प्रथमा एक वचन आ रहा है। दोनों को मिलाया, विभक्ति का लोप किया तो बना शास्त्र प्रवीणः। शास्त्र प्रवीणः इसका अभिप्राय है शास्त्र में प्रवीण, कार्य में कुशल, युद्ध में निपुण। इनको बोलेंगे तो विभक्ति चिन्ह के साथ बोलेंगे, किंतु विभक्ति पद जब इनको समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप करेंगे। जले मग्न, जले क्या है? सप्तमी एक वचन में है, मग्न क्या है? प्रथमा एक वचन में है। जलम नपुंसक लिंग का शब्द है, मग्न पुल्लिंग शब्द है। दोनों को मिलाया, विभक्ति का लोप किया तो बना जलमग्न। तो इसका अभिप्राय है जल में डूबा हुआ। सभायाम पंडिता, सभा क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, सप्तमी एक वचन में बना है। पंडिता क्या है? पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा एक वचन में बन रहा है। जब दोनों को मिलाया तो विभक्ति का लोप कर दिया, विभक्ति का लोप करके ही को मिलाया, तभी समस्त पद बने, तो बना सभा पंडिता। इसका अभिप्राय है सभा में पंडित। ये सब सप्तमी के उदाहरण है, सप्तमी तत्पुरुष के उदाहरण है। 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। अब न या तत्पुरुष के उदाहरण है। न धार्मिक, न धार्मिक, अधार्मिक। जो धार्मिक नहीं है वही अधार्मिक कहा जाएगा। न सुखम असुखम, जहाँ जब सुख नहीं है तो सुख के अभाव को ही असुखम कहा जाएगा। न आदि अनादि, जिसका आदि नहीं है, जिसका आरंभ नहीं है, उसी को अनादि कहेंगे। न सत्यम असत्यम, जहाँ पे सत्य नहीं है उसी को असत्य कहेंगे। तो ये सारे उदाहरण 1 2 3 4, ये 4 उदाहरण न या तत्पुरुष के आ रहे हैं। जितने उदाहरण आ रहे हैं सारे उदाहरण याद किए रहने हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में इन्हीं उदाहरणों से प्रश्न बनेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीजीटी संस्कृत में भी इन्हीं उदाहरणों से ही प्रश्न बनेगा। बाहर से उदाहरण नहीं लिया जाएगा किसी भी संदर्भ में। तो ये हम लोगों ने तत्पुरुष समास का अध्ययन कर लिया। अब इसके पश्चात कर्मधारय और द्विगु को नेक्स्ट फाइल में पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट फाइल के साथ। धन्यवाद आप सभी का।